हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार अब आप लोगों के लिए डेली सुबह बिहार दारोगा के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट चाहे आप प्री देने जा रहे हैं या मेंस देने जा रहे हैं, दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अनाउंसमेंट किया गया है, अभी न्यूज़ में आ रहा है कि मेंस का एग्ज़ाम, दारोगा मेंस का एग्ज़ाम अक्टूबर में लिया जाएगा। तो आप लोग, मैं जितना प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, सबका एक एक क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक सेट हम लोग लगा चुके हैं। टोटल अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो एक सेट में 50 होती है प्रश्नों की संख्या। इसमें सारे टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल जैसा कि बिहार दारोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अनुरूप बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब की बार डबल स्टार। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता समाज जो है एक मातृसत्तात्मक समाज था और यहाँ से कई टेराकोटा की नारी मूर्तियाँ हम लोगों को मिली हैं। नारी मूर्तियाँ यहाँ से हम लोगों को देखने को मिली है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यह मातृ देवी की पूजा यहाँ पे किया करते थे लोग। तो ये सभ्यता देवी माँ की पूजा से संबंधित थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है और गाय को स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही पवित्र माना गया है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। बहुत सारे युद्ध जो है पहले जो है वो गायों के लिए ही युद्ध लड़े जाते थे। इसके बाद तीसरा है, पुरोहितों को उपहार के रूप में गाय ही दी जाती थी। ये तीनों कथन बिल्कुल ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं जैसे इससे पहले जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन जैसे ही ऋग्वेद में अगर कहें, ऋग्वैदिक काल किसको बोलते हैं? जब आर्यों का आगमन हुआ, इन्होंने वेदों का निर्माण शुरू किया, तो इसको हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। तो ये जो ऋग्वैदिक काल थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और उनके जीवन में गाय का बहुत ही बड़ा महत्व था। गाय का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। गाय समृद्धि का सूचक थी, इसलिए इसको उपहार में भी, जैसे उपहार में किसी को हम लोग गिफ्ट में बहुत बड़ी चीज़ें देते हैं, उस समय अगर गाय किसी को आपने दे दिया, पुरोहित को, ब्राह्मण को, तो बहुत बड़ा माना जाता था। गाय को न मारने योग्य माना जाता था और गाय रखने वाला जो व्यक्ति होता था, अर्थात समृद्ध और गोमत कहा गया था उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था धर्मपाल। और उसके लेखों में उसको परम सौगात कहा गया है। परम सौगात, ठीक है, याद रखिएगा। परम सौगात किस शासक को कहा गया है? धर्मपाल को कहा गया है। और उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। हरिभद्र ये निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ, वो कौन सा युद्ध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध। गोरी साम्राज्य के संसबनी वंश के शासक मोहम्मद गोरी ने भारत पर लगभग, ऐसा कहा जाता है कि 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और इसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और इसमें कई बार मोहम्मद गोरी ने, कहा जाता है कि 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था।
तराइन के पहले युद्ध में 1911 में ये हार गया था मोहम्मद गोरी। किसके हाथों हारा था? पृथ्वीराज चौहान के हाथों हारा था। लेकिन 1192 में इसको जयचंद का साथ मिला और ये जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। और यहीं से माना जाता है कि भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ। 1194 ईस्वी में 1894 में चंदावर के युद्ध में इसने राजपूत शासक जयचंद को भी हराया था। ठीक है, जयचंद को भी हराया था मोहम्मद गोरी ने। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरई पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलिक काफूर। नुसरत खान ने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था और इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, 1000 दिनारी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? मलिक काफूर को जाना जाता है। 1298 में गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे में यह दिया गया था। मलिक काफूर ने खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी, वारंगल, इसके अलावा द्वार समुद्र, ठीक है, और मालाबार, मदुरई, ये सब क्षेत्र जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस युद्ध ने भारत में मुगल सम्राट की नींव रखी? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? इसमें ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। परंतु इब्राहिम लोदी का इस युद्ध में हार और मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर डाली थी। बाबर यहाँ पे 4 युद्ध लड़ता है लगातार, 1526, 27, 28 और 29 में। ठीक है, इसके बाद राणा सांगा से होता है, वो युद्ध भी ये जीतता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया? किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध, या इसको हम लोग बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं भारत छोड़ करके भाग गया था। अफगानिस्तान के क्षेत्र में हुमायूं चला गया था और दिल्ली में शेर शाह सूरी का आधिपत्य हो गया था। इसके बाद 1556 ईस्वी में 1556 में पुनः हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। जब इसकी मृत्यु होती है, जब शेर शाह की मृत्यु होती है तो पुनः ये वापस भारत में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? ये सत्याग्रह 1926 में हुआ था, याद रखना है। और ये किसान आंदोलन था जो कर वृद्धि के विरोध में हुआ था। कर जो है वो बढ़ाया जा रहा था, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया गया था। इसके कारण बारदोली, गुजरात के बारदोली में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था और इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा था। ठीक है, सरदार कहकर, मतलब कि सरदार की उपाधि इसी में दी गई थी महिलाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग की स्थापना का कारण बताना है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था उसके तहत पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता सत्यपाल, डॉक्टर
सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको जिला बदर किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में एक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग अमृतसर में किया गया था। इनको अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे और यहीं पे बहुत ही बड़ा नरसंहार करवाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया इसकी जांच के लिए। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया था, हजारों लोग मारे गए थे। इसके बाद हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसमें जनरल डायर को बेगुनाह घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका मेन उद्देश्य था यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित कराना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा व कर अदा न करने की प्रेरणा किससे ली थी? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थोरो। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ब्रिटिश निबंधकार हेनरी डेविड थोरो से ली थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। भारत में स्वशासन के जनक के रूप में रिपन को जाना जाता है और इसने भारत में नगर पालिकाओं का गठन किया था। नगर पालिका का गठन किया था इसने। ठीक है, और स्वशासन की नींव डाली थी। इन्हें ग्लैडस्टीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के युग का सच्चा उदारवादी भी कहा जाता है और इनके पुस्तक का नाम है युग का कर्तव्य। इनकी पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा गठित की गई थी, इसकी आशातीत सफलता न मिलने के बाद, मतलब कि जो आशा थी वैसी सफलता नहीं मिली, तो अलग राष्ट्र की मांग को गतिशीलता देने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस, मतलब कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित करते हुए दंगे इसने शुरू करवा दिए थे और बंगाल और नोआखली क्षेत्र में इसने दंगे भी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? देखिए, आप लोग फटाफट थोड़ा सा लाइक बढ़ा दीजिए, फटाफट लाइक बढ़ा दीजिए। मैं आपको 500 लाइक का टारगेट देता हूं, तो जितना लाइक और शेयर आप लोग कीजिएगा, जितना व्यूज आएगा, उसके हिसाब से मुझे एनर्जी भी मिलेगी और मैं आपको बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए हमेशा कोशिश करूंगा। तो जितना लाइक शेयर आप लोग करेंगे, मैं और भी बेहतर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, अलग से करंट अफेयर भी लेकर आऊँगा, सारा कुछ लेकर के आऊँगा। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इन्होंने ये घोषणा की थी और इसी में इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा इसी में गांधी जी ने नारा दिया था। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसमें नेतृत्वहीन था ये, किसी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था, सभी लोगों ने, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे गांधी जी ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो चलाया था।
ऑपरेशन जीरो, ठीक है, ये चलाया था। और ऑपरेशन जीरो चला करके गांधी जी सहित जो भी कांग्रेसी नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया था। और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, ठीक है, आगा खां पैलेस, यहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सती प्रथा के विरोध में। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था। 1826 ईस्वी में, 1826 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हें 19वीं सदी के भारत के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और यह एक ऐसा पवित्र कानूनी दस्तावेज है जो सरकार के आधारभूत संरचना और उसकी मुख्य क्रियाओं को निर्धारित करता है, ठीक है। इसे देश का आधारभूत कानून भी कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी सिविल और दंड संहिताएं इसी से प्रेरणा लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी। एक मिनट रुक जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? ये था आंध्र प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एस्केधर आयोग, एस्केधर आयोग, एस्केधर आयोग और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने राज्य पुनर्गठन को भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद पोट्टी श्रीरामालू, पोट्टी श्रीरामालू, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? श्रीरामालू, इन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग की और आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिन के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद व्यापक आंदोलन हुआ और इसके बाद जो है मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। इसके बाद है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, राजनीतिक, मूल अधिकार, सामाजिक या विधिक। देखिए इसका सही आंसर है, ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में आता है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A के अंतर्गत आता है और इस मूल अधिकार को 68वां, ठीक है, 68वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में शामिल किया गया और इसके अनुसार राज्य 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कानून इसके लिए 2009 में बनाया गया था संसद में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। ओके, भारतीय संविधान के भाग 4 में, भाग 4, इसके नीति निर्देशक सिद्धांतों का इसमें उल्लेख है जिसका वर्णन 36 से 51 तक है। 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इसमें जो 39 है, अनुच्छेद 39, इसमें भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य के कर्तव्य का उल्लेख करता है ये,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? आकाशगंगा को किसने देखा? इसका सही आंसर है गैलीलियो ने देखा। आकाशगंगा गैलीलियो द्वारा सबसे पहले देखी गई थी और ये वर्ष 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल इन्होंने किया और रात में इन्होंने इसको देखा था। मंदाकिनी तो आपको पता ही है होता क्या है। मंदाकिनी असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है, इसी को आकाशगंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। इसका सही आंसर है समवर्षा रेखाएं। मानचित्र पर जो प्रदर्शित वह रेखा जो एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है, उसको समवर्षा रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के 12 जिले में से किन्नौर जो है, किन्नौर, लाहौल और स्पीति, इसकी सीमा चीन से लगती है और ये 3 भागों में बटा हुआ है। पूह, काल्पा और निचार। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार, चीन, भूटान और म्यांमार, इसके साथ इसकी सीमा लगती है। असम, नागालैंड से भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है और इसकी राजधानी ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी। आपसे पूछा यह जा रहा है कि पाक जलडमरू मध्य जो है ये किन देशों के बीच में है? बस ये सिंपल सा, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कराने से पहले अभी थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे। आपको मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूं और अनअकैडमी पे दारोगा के लिए बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, प्री के लिए भी चल रहे हैं और मेंस के लिए भी चल रहे हैं। तो आप लोग अगर दारोगा बनना चाहते हैं, दारोगा बनने के लिए अगर प्री आपने पिछला बार दिया था और पास नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, तो वो अनअकैडमी पूरा करेगा। इसमें 40 एजुकेटर हैं जो मिल करके आपको तैयारी करा रहे हैं। एक बैच हमारा 21 अगस्त से शुरू हो गया है और एक जो है वो कल से ही शुरू हुआ है, 1 सितंबर से शुरू हुआ है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतने सारे एजुकेटर मिल करके 21 अगस्त के बैच में पढ़ा रहे हैं और इतने सारे एजुकेटर मिल करके आपको 1 सितंबर से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा बीपीएससी। बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आप बीपीएससी में ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इसके बाद जो है प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा कि कितने दिनों तक लेना है। तो आप 12 महीने या 24 महीने का लीजिएगा। ठीक है, 12 महीने या 24 महीने का लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्री के बाद जो है आपको मेंस का भी एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे रेफरल कोड इंटर करने के लिए आएगा। ठीक है, तो रेफरल कोड में मेरा नाम चिपका दीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दारोगा आपको पढ़ाया जाएगा, दारोगा के अलावे आपको बीपीएससी भी पढ़ाया जाएगा, बिहार एसएससी भी पढ़ाया जाएगा, पुलिस पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
तो ये 22 अगस्त से हमारा बीपीएससी के लिए भी कंप्लीट कोर्स 66वीं बीपीएससी के लिए भी शुरू हुआ है। इतने सारे एजुकेटर मिलकर आपको तैयारी करा रहे हैं, साथ ही और भी एजुकेटर आ रहे हैं। ये हमारा इंडिविजुअल 2 कोर्सेस चल रहा है। तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी जाइए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें बीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे प्लस में क्लिक कीजिएगा और प्लस में क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप 12 महीने का लेना चाहते हैं या 24 महीने का। इसके बाद यहीं पे नीचे आएगा रेफरल कोड इंटर करने के लिए, तो ये नाम आप चिपका दीजिएगा अभिमन्यु, ठीक है। इस नाम को चिपका दीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और प्रोसीड टू पे करके और पेमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग यहाँ पे आइए, पूरे डिटेल्स में आपको पढ़ाया जा रहा है। एक एक टॉपिक के लिए एक एक अलग अलग एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, सब मिल करके आपको पढ़ाएंगे। तो ये कोड आप जरूर यूज कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। ये शिमोगा जिले में स्थित है, शिमोगा, ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। हाँ, कावेरी नदी की यहाँ पे एक नदी है, मतलब कि कावेरी की सहायक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी, ठीक है। तो शरावती नदी पर एक्चुअली में ये है और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर, इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी, हवाई अड्डों का निर्माण, हवाई अड्डों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है वृद्धि। मुद्रास्फीति के बारे में कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद है, इनमें से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद है, दालें किस कुल से प्राप्त होती है? साइंस से क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है। दाल जो हम लोग खाते हैं ये किस कुल से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेग्यूमिनेसी कुल। दालें जो है कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज माना जाता है इसको, और ये लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? इसका एक मिनट, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, तपेदिक किससे फैलता है? तपेदिक किससे फैलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संक्रमित वायु द्वारा। तपेदिक बीमारी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है और यह व्यक्ति के फेफड़े को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि यह गांठ और पोर युक्त होता है, इंटरनोड युक्त होता है, ठीक है। और ये जो है वो राइजोम जैसी संरचना होती है। इसका नोड कहने का मतलब ये हुआ गांठ, ठीक है, और इंटरनोड्स पोर और स्टेम ऐसे गुण ये रखता है, इसलिए इसको जड़ नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको तना कहते हैं। औषधि में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। रेजिन किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकुधारी वन से। कोई प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक जो अक्रिस्टलीकृत या श्यानता द्रव्य होता है रेजिन कहलाता है और ये पौधे के स्राव से बनते हैं और कार्बनिक विलायक में घुलनशील भी होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पाइन और देवदार ये सबसे प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? लाइक कम आ रहा है, लाइक को बढ़ा दीजिए, लाइक जितना हो बढ़ा दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए इसको। देखिए 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कबूतर।
कबूतर। कबूतर एविज वर्ग का सदस्य है जो संघ कार्डेटा में पाया जाता है और काफ़ी बुद्धिमान पक्षी माना जाता है कबूतर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका मूलभूत इकाई है जिसके द्वारा मनुष्यों के विभिन्न अंगों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण केवल स्टेम कोशिका के माध्यम से ही होता है। इसके बाद है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसलिए यह गर्म होने के लिए या ठंडा होने के लिए अधिक समय लेता है। इसके बाद निम्नलिखित में से ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। इसीलिए जो स्पेस में लोग जाते हैं, है ना, उनको एक दूसरे से ये बात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं बात कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे निर्वात है, हवा है नहीं, कोई भी माध्यम है नहीं, इस कारण से ये बात नहीं कर पाते हैं। तो ध्वनि को संचरण के लिए हवा या किसी माध्यम की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर, और ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तीकरण। देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश पड़ने पर उसकी बाहरी और भीतरी दोनों सतह पर यहाँ से किरणें परावर्तित होती हैं और यहाँ पे ये कलरफुल हम लोगों को दिखाई देता है व्यक्तीकरण के कारण। निम्न में से किसमें अधिकतम m कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसकी संख्या प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं इसकी संख्या को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से दर्शाते हैं और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या P से। योजना को केंद्र सरकार ने बच्चों में सफाई जागरूकता को बढ़ाने के लिए आरंभ किया है। कौन सी योजना है वो? इसका नाम है बाल स्वच्छता योजना। ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये योजना कब शुरू की गई। ठीक है, कब शुरू की गई ये योजना? दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी श्रीमाव भंडारनायके। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये श्रीलंका के साथ साथ पूरे विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 1960 में ये पद उन्होंने ग्रहण किया था। इसके बाद है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रिजुडाइस किसने लिखी है? ये लिखा है जेन ऑस्टेन ने। जेन ऑस्टेन, और इसको 1813 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। एटीएम का पूर्ण रूप है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये। इसका तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में स्वीडन के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्वीडन में की गई थी। ठीक है। इसके बाद है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन है? देखिए, इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा को 1980 में। ठीक है। और लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया। ठीक है। सरोजिनी नायडू को भारत रत्न नहीं दिया गया है इनको।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी 1976 में हैदराबाद में स्थापित हुआ था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 जनवरी 1920 को। पेरिस शांति सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये था आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, और आप लोग फटाफट लाइक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्री और मेंस दोनों के लिए, बिहार एसआई के लिए। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक अलग अलग प्रैक्टिस सेट लाया जाएंगे। साथ ही और भी प्रैक्टिस सेट के अलावा भी कुछ लाया जाएगा, जैसे पूरे साल का करंट अफेयर, और भी बहुत मटेरियल लाया जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, इसके हिसाब से, ठीक है। तो जितना हो सके लाइक एंड शेयर बढ़ा दीजिए। सो अब की बार डबल स्टार। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। और अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो रेफरल कोड अभिमन्यु यूज करके आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी में, और बेहतर ढंग की तैयारी के लिए यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे 40+ एजुकेटर मिल करके आपको तैयारी करा रहे हैं। सो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।